जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के लेक्चर नंबर 5 में आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या देख रखा है कि टाइप्स ऑफ सोर्सेज, इलेक्ट्रिकल सर्किट की टर्मिनोलॉजी। कल हमने देखा कि वोल्टेज और करंट सोर्स आइडियल में होते क्या हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। क्यों होता है वो भी बता दिए। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये भी बता दिए कि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और पैरेलल में क्या होते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। एक चीज आपको बता दूं कि नेटवर्क और सर्किट में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि नेटवर्क वो है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स मतलब लोड और सोर्स या लोड का हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। उस कॉम्बिनेशन में अगर कोई क्लोज्ड पाथ हुआ तो करंट फ्लो होगी, तब हम उसको बोलते हैं सर्किट। ठीक है, तो अगर हम रेफरेंस के तौर पर नेटवर्क बोले या सर्किट तो बेसिक अंतर आप जानते रहिएगा, बाकी हम इसको किसी भी टर्मिनोलॉजी में यूज कर सकते हैं। अब ये जो डिवीजन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टर्म हम बीच बीच में यूज करेंगे। वो टर्म कौन कौन से होंगे? अगर एनर्जी सोर्स के बेसिस पर करेंगे तो नेटवर्क दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव नेटवर्क, दूसरा पैसिव नेटवर्क। अगर हम पैरामीटर के क्रॉस करेंगे या एलिमेंट के क्रॉस तो एक होता है लीनियर, दूसरा होता है नॉन लीनियर। फिर अगर हम एलिमेंट के हिसाब से किए तो एक होता है यूनिलैटरल और दूसरा होता है बाइलैटरल। इसके आगे सर्किट या नेटवर्क वर्ड लगाते रहिएगा। और फिर से अगर हम पैरामीटर के क्रॉस देखें या एलिमेंट के क्रॉस तो एक होता है लंप्ड, LUMPED, और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। इनमें बेसिक डिफरेंस होता है, किसको हम एक्टिव नेटवर्क बोलेंगे, किसको हम लीनियर बोलेंगे। अब उसको समझ लेते हैं। एक्टिव नेटवर्क वो होता है इन विच एट लीस्ट वन एनर्जी सोर्स इज प्रेजेंट। ऐसा नेटवर्क जिसमें कम से कम एक एनर्जी सोर्स प्रेजेंट हो। मैंने आपको बताया कि एनर्जी सोर्स दो ही टाइप के होते हैं, एक वोल्टेज या करंट। तो जिसमें कोई भी एक एनर्जी सोर्स प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव नेटवर्क। पैसिव वो होता है जिसमें कोई भी एनर्जी सोर्स प्रेजेंट नहीं होता। ऐसे नेटवर्क को बोलते हैं पैसिव नेटवर्क। लीनियर नेटवर्क वो होते हैं जिसमें ओम्स लॉ फॉलो होता है, मतलब V और I के बीच की कैरेक्टरिस्टिक वो क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर वो है जिसमें ओम्स लॉ फॉलो होता है, या ये कहिए कि V एंड I के बीच की कैरेक्टरिस्टिक या ग्राफ वो क्या हो, लीनियर हो। या ये कहिए कि जिसमें वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होता है मतलब रेजिस्टेंस वो क्या हो, कांस्टेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर।
नॉन लीनियर जिसमें ये कैरेक्टरिस्टिक लीनियर नहीं होती, हो सकता है ऐसे हो जाए। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? डायोड की। तो याद रखिएगा, अगर किसी सर्किट में डायोड लगा है तो वो किसका एग्जाम्पल है? नॉन लीनियर का। ठीक। यूनिलैटरल वो होता है इन विच करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग द पैरामीटर्स। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एक एग्जाम्पल है डायोड। आइडियल डायोड में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है आइडियल डायोड में? कि आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में किसकी तरह बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट। मतलब वो करंट को क्या करेगा? पास करेगा। लेकिन अगर रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस है तो ये क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट में ये करंट को जब क्लोज्ड पाथ नहीं मिलेगा तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो आइडियल डायोड अगर लगा है तो रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है और फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट की तरह। तो फॉरवर्ड बायस में तो इसमें करंट फ्लो हो सकती है, लेकिन रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिलैटरल डिवाइस है। यूनिलैटरल क्यों? क्योंकि हमने बैटरी की पोलैरिटी चेंज ना करके अगर हमने इसको रिवर्स बायस पर ही काम करना शुरू कर दिया तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है। बाइलैटरल में ये है कि जहां पर हमारी करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो हो सके, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द सर्किट पैरामीटर्स। जैसे इसका एग्जांपल जो भी हम प्रैक्टिकल रेजिस्टिव सर्किट पढ़ेंगे, या और प्रैक्टिकल एक एग्जांपल इसका बताता हूं मैं, ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है? ये है सेंडिंग एंड, ये है रिसीविंग एंड। हम इधर से इधर भी पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं और इधर से इधर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में इसका इस्तेमाल, इस कंडक्टर का इस्तेमाल किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो के लिए किया जा सकता है। ठीक है। लंप्ड नेटवर्क वो होता है जहां पर सर्किट पैरामीटर इज concentrated at one point। जितने भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे सर्किट में वो सारे के सारे क्या होंगे? लंप्ड। क्यों? सपोज ये एक वोल्टेज सोर्स है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है। अब देखिए, ये हम सर्किट में तो दिखाए हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है कि अगर आप, ये हमारा पावर प्लग है, यहां पर वोल्टेज सोर्स है 230 वोल्ट का, या ये कहिए एक बैटरी हमने लगा दिया 12 वोल्ट की। तो अगर हम इससे जो भी कनेक्ट करेंगे वो क्या कनेक्ट करेंगे? ये मान लेते हैं फेज और ये मान लेते हैं न्यूट्रल, या ये कहिए कि इसको फेज मान लेते हैं। किसी भी दो वायर हमने निकाला है, मतलब फेज और न्यूट्रल। अब हमने इसको किसी, सपोज ये टीवी से कनेक्ट कर दिया। अब टीवी डायरेक्ट तो कनेक्ट हुई नहीं हुए, यहां पर ये क्या लगा है? लीड लगी है। तो इस लीड को हमने सर्किट में कैसे दिखाया? एक रेजिस्टेंस लगा करके। जबकि लीड अगर 2 मीटर लंबी है तो यहां पर रेजिस्टेंस किसी एक पॉइंट पर नहीं है, रेजिस्टेंस हर जगह है। ठीक है। तो जब हम किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट मान लेते हैं एनालिसिस के लिए, अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो उसको बोलते हैं लंप्ड।
और जहां पर ऐसा नहीं माना जा सकता उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड या डिस्ट्रीब्यूटिव। इसका दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क। डिस्ट्रीब्यूटिव का एग्जाम्पल क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड का? ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, ये है अर्थ, ऊपर से कंडक्टर गया है, यहां पर ये जगह जगह अर्थ कैपेसिटेंस बनाएंगे। अगर 100 किलोमीटर लंबी लाइन होगी तो ऐसे ही कैपेसिटेंस चलेगा। इसका ये रेजिस्टेंस है, तो इसका रेजिस्टेंस किसी एक पॉइंट पर कंसीडर नहीं मानते, और ये हर एक पॉइंट पर क्या करेगा, क्योंकि ये ऊपर से करंट फ्लो रही है चार्ज, तो हर एक पॉइंट पर अर्थ से क्या बनाएगा, कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटेंस किसी एक पॉइंट पर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ऐसे नेटवर्क या ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। बात समझ में आ गई? अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम न्यूमेरिकल करेंगे वो न्यूमेरिकल सिंप्लीफिकेशन की दृष्टि से लीनियर होंगे, पहली बात। बाइलेटरल होंगे, मतलब उसमें करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और लंप्ड होंगे। ये मानकर चलेंगे कि जो भी हम नेटवर्क की एनालिसिस कर रहे हैं वो लीनियर है, बाइलेटरल है और क्या है, लंप्ड। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से माना गया है, ओनली सिंप्लीफिकेशन की दृष्टि से, या बाय डिफॉल्ट हम सर्किट को यही मान करके चलेंगे जब तक कि स्पेसिफाई ना किया जाए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल। कल जो हमने सीरीज रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखा था, ये उसी का दूसरा नाम है, वोल्टेज डिवीजन रूल। स्वाभाविक सी बात है, मैंने कल बताया था आपको कि सीरीज सर्किट में करंट सेम होती है, या कोई भी दो एलिमेंट अगर सीरीज में हैं तो उसमें एक ही करंट फ्लो होगी। जब करंट एक फ्लो होगी तो वोल्टेज डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज की डिफिनीशन क्या है, आई इंटू आर। अगर ये सभी में सेम है तो वोल्टेज अलग अलग कब होगा, जब ये रेजिस्टेंस अलग अलग हो। इसी तरह हमने पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या बताया था कि पैरेलल में अगर सर्किट है तो उसमें वोल्टेज क्या होगा, इक्वल। तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होगा और पैरेलल में करंट डिवाइड होगी। तो जब भी हम वोल्टेज डिवीजन रूल पढ़ेंगे इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर दूं, R1 R2 कोई भी, R3 भी मान लेते हैं, अगर मैं इनको एक नॉर्मल डीसी से कनेक्ट करता हूं, करंट आई फ्लो होती है। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसी को हम बोल देते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज नेटवर्क। कल हमने देख लिया था। अब रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना हुआ, V1, R1 के क्रॉस, R2 के क्रॉस कितना हुआ, V2, और R3 के क्रॉस कितना हुआ, V3। तो V1 की वैल्यू क्या हो गई, I इंटू R1। तो V1 इज इक्वल टू I की वैल्यू V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इंटू R1। सिमिलरली V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट इंटू R2। इसका क्या मतलब है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इट्स वैल्यू, सीरीज में जो भी रेजिस्टेंस लगे हैं उनमें अगर वोल्टेज ड्रॉप देखा जाए तो उस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम होगा जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? इसी को बोलते हैं क्या? वोल्टेज डिवीजन रूल। अब बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देखना हो देख लेते हैं। ये 12 वोल्ट का एक सोर्स है, हमें फाइंड आउट करना है क्या? वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। सीधी सी बात यह है कि अगर ये क्लोज्ड सर्किट है तो इसमें करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4, 12 डिवाइडेड बाई 10। तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू 4। तो 12 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 कितना हो गया? 4.8 वोल्ट। जो बचा हुआ वोल्टेज है वो कहाँ ड्रॉप होगा? फिर 6 में। तो 12 V1 इज इक्वल टू, इसको अगर मैं V1 मानता हूं तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V माइनस 4.8 वोल्ट। तो 12 में से 4.8 वोल्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 7.2 वोल्ट। अब ध्यान से देखिए कहां पर किस वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। 6 ओम है और यह है 4 ओम। कौन इसमें से ज्यादा है? 6 ओम ज्यादा है, तो 6 ओम के क्रॉस ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि करंट दोनों में क्या है? इक्वल है। अब आगे बढ़ते हैं। करंट डिवीजन रूल। करंट मैंने बता रखा है कि करंट हमेशा वहीं डिवाइड होगी जहां पर ब्रांचेस क्या होंगी? पैरेलल में होंगी। तो अगर यहां से करंट I फ्लो हो रहा है, आगे लगा है रेजिस्टेंस R1, ये है R2, यहां पर V वोल्ट लगा है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा तो वही वोल्टेज जो यहां पर लगा है वही R1 के क्रॉस होगा, वही R2 के क्रॉस। तो हमें निकालना है कि I1 इस टोटल करंट का कितना पार्ट है। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V डिवाइडेड बाई R1। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? V डिवाइडेड बाई R2। और I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। इसी से कंडीशन क्या निकलती है कि पैरेलल में 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। पैरेलल में क्या है? R इक्विवेलेंट। रेजिस्टेंस ऐसे निकालते हैं। अब करंट I1, जिस ब्रांच में करंट निकालनी हो उसके पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाई दोनों ब्रांच की रेजिस्टेंस का सम इनटू टोटल करंट। ये है करंट डिवीजन रूल। और ये करंट डिवीजन रूल क्या कहता है? यहां से देखिए, अगर वोल्टेज इक्वल है और करंट अलग अलग है तो करंट अलग अलग क्यों है? क्योंकि ब्रांच का रेजिस्टेंस अलग अलग है। यहां से क्या कंक्लूजन निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उस ब्रांच में करंट उतनी ही कम होगी। बात समझ में आ गई? तो पैरेलल में करंट का डिवीजन रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और करंट डिवीजन रूल का ये है फार्मूला,
फार्मूला कैसे याद रखना है कि जिस ब्रांच में करंट निकालनी है उसके पैरेलल ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दोनों ब्रांच की रेजिस्टेंस का सम इनटू टोटल करंट। बात समझ में आ गई। सिमिलरली I2 की वैल्यू अगर मुझे निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट। ये है आपका करंट डिवीजन रूल। ठीक है, चलिए पावर। पावर क्या होती है, इसको डिनोट करते हैं P से। ये होता है वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन V इंटू आई। इसकी यूनिट होती है वाट और इसको डिनोट करते हैं W से। ठीक है, इसमें हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। वो क्या रखनी है, ये देखिए। ये सीरीज में लगे हैं रेजिस्टेंस क्योंकि एक ही करंट फ्लो हो रही है। ऐसे करंट की वैल्यू मान लेते हैं I। ये है बैटरी और इसका वोल्टेज है V। अब ध्यान से देखिए, ये एक सोर्स है। क्या है, सोर्स। और सोर्स का काम क्या है, एनर्जी या पावर को क्या करना, सप्लाई करना। ठीक है, तो सोर्स एनर्जी को सर्किट में डिलीवर करता है, देता है। और ये क्या है, ये है लोड। इनका काम क्या है, पावर या एनर्जी को कंज्यूम करना। क्या करना, कंज्यूम करना। अब अगर यहां पर करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रही है तो इसकी पावर को पॉजिटिव करंट से, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। मतलब ये क्या कर रहा है, पावर को वहां पर सर्किट में सप्लाई कर रहा है। अब यहां पर देखिए, जैसे ये करंट यहां पर फ्लो हुई, ये है प्लस, ये है माइनस। करंट यहां पर गई, यहां का वोल्टेज सपोज V1, तो पावर एट रेजिस्टेंस 1 वो कितना हो जाएगा, V1 इंटू आई। यहां पर अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकली तो हमने उसको पॉजिटिव माना, लेकिन यहां पर अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अंदर गई तो इसको हम क्या मान लिए, निगेटिव। जस्ट अपोजिट एक दूसरे का। यहां पर क्या कर रहा है, पॉजिटिव से करंट निकल रही, तो हमने इसको क्या माना, पॉजिटिव। तो इसको क्या मानेंगे, निगेटिव। क्यों, क्योंकि यहां पर करंट अंदर जा रही है। ठीक है, इसी तरह यहां पर वोल्टेज अगर है V2 तो पावर कंज्यूम्ड एट रेजिस्टेंस R2 V2 इंटू आई। ठीक, कहने का ये मतलब है कि इस बैटरी से अगर पावर प्लस टर्मिनल से बाहर निकल रही है तो अगर आपने इसको पॉजिटिव माना तो बाकी को आपको क्या मानना है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि बाकी क्या है, लोड, और उसमें करंट क्या कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से अंदर जा रही है। तो अगर यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलने वाले को आपने पॉजिटिव माना तो वहां पर क्या मानना है, पॉजिटिव में अंदर जाने वाले को नेगेटिव। कहने का ये मतलब है कि नेट
पावर सप्लाइड इज इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि जितनी एनर्जी हमने जनरेट किया है उतनी हम क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। ठीक है। अब तो दो चीजें ध्यान रखना आप, सोर्स अगर प्लस टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है, अगर आपने उस पावर को पॉजिटिव माना तो लोड जिसमें कि प्लस टर्मिनल से करंट अंदर जा रही है, करंट इन, यहां पर प्लस टर्मिनल से करंट आउट, तो आप उस पावर को क्या मानोगे, नेगेटिव। इसी का उल्टा कर देते हैं, इसी का उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कैसे कर सकते हैं कि अगर हमने प्लस टर्मिनल से आउट करंट को, इसकी पावर को नेगेटिव माना, तो जो पावर कंज्यूम कर रहा है उसकी हम पावर को क्या मानेंगे, पॉजिटिव। जनरली सभी जगह ये वाला नोटेशन फॉलो किया जाता है। सोर्स की पावर नेगेटिव और लोड की पावर पॉजिटिव, इसी को जनरली कॉम्बिनेशन फॉलो किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सोर्स की तरह। ठीक है। और अगर पावर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब कि वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, लोड की तरह। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर कितनी पावर, पावर क्या होता है, V इंटू आई। करंट किस टर्मिनल से अंदर जा रही है, प्लस टर्मिनल से। प्लस टर्मिनल से अगर करंट अंदर जा रही तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये लोड है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जिस टर्मिनल से करंट अंदर जा रही हो उस टर्मिनल का साइन लिख दीजिए, वोल्टेज की वैल्यू रख दीजिए और करंट की वैल्यू रख दीजिए। तो पावर कितनी आई, 60 वाट। यहां पर यहां पर 2 एम्पियर करंट कहां आ रही है, प्लस टर्मिनल पर। तो यहां की पावर कितनी हो जाएगी, V इंटू आई। तो प्लस टर्मिनल पर एंट्री की,
वोल्टेज है 6, आई क्या है, करंट 2, तो कितना हो गया 12। यहां पर पावर कितनी हो जाएगी 3 इंटू 2 6। यहां पर पावर कितनी आ जाएगी, करंट कौन से टर्मिनल से अंदर गई, माइनस से, तो -6 × 3 कितना आ गई 18 वाट। यहां पर इसकी पावर कंज्यूम कितनी हो गई, करंट प्लस टर्मिनल से बाहर निकल रही है तो +2 × 5 10 वाट। बात समझ में आ गई। तो ऐसे भी आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। सीधा सा ये मतलब है कि जिस टर्मिनल से करंट अंदर जा रही हो उस टर्मिनल का साइन लिख दीजिए, इनटू करंट की वैल्यू रख दीजिए और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अपने आप प्लस माइनस साइन निकल आएगा। ठीक है, बैटरी में जिस एंड से करंट अंदर जा रही हो करंट डायरेक्शन देख लीजिए, अगर वो माइनस में अंदर जा रही है तो उसका साइन पहले लिख दीजिए, इनटू वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड वैल्यू ऑफ करंट, अपने आप पावर कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी सर्किट में, वो देखते हैं। हमारे पास दो ही फार्मूला हैं और एक तीसरा फार्मूला कल हमने और पढ़ा था। वो क्या था, एक तो रेजिस्टेंस सीरीज में हो सकता है तो सीरीज का फार्मूला लगाएंगे। पहचानने का तरीका क्या है, करंट सेम फ्लो होनी चाहिए। ज्यादा ऊपर लिख दिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन ही फार्मूले हैं। अगर सीरीज में रेजिस्टेंस है तो पहचानने का क्या तरीका है कि करंट उसमें क्या होगी, सेम फ्लो होगी। तो हम सीरीज का फार्मूला लगाएंगे और सीरीज का फार्मूला क्या कहता है कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दूसरा है पैरेलल। पैरेलल में कैसे पहचानेंगे, या तो करंट डिवाइड हो बटे, या ये कहिए वोल्टेज क्या हो, सेम हो। तो इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। ठीक। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, स्टार डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है, स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का शुरुआत करने से पहले हम रूल जान लेते हैं। और रूल ये कहता है, रूल क्या कहता है कि जिस टर्मिनल के एक्रॉस रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, फाइंड आउट करना है, शुरुआत हमेशा उस टर्मिनल के अपोजिट, अपोजिट का मतलब 180 डिग्री या लास्ट से करनी है।
और इस टर्मिनल पर, जिस टर्मिनल के क्रॉस निकालना है, इस टर्मिनल पर सबसे बाद में आना है। ठीक है, निकालने का ही तरीका है, 3 ही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ये हमेशा एक क्लोज्ड लूप में होगा। ठीक, मतलब जहां पर सीरीज पैरेलल आपको दिखना बंद हो जाएंगे। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी टर्मिनल। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कुछ मतलब नहीं होता। अगर यहाँ पर इतने सारे रेजिस्टेंस लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये मतलब है कि इन सब को हटा करके एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दीजिए ए बी टर्मिनल के क्रॉस, और उसी को बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। बस इसका सीधा सा ये मतलब है कि इस पूरे जाल को हम एक सिंपल सर्किट में बदल दें। अगर हम यहां से देखें तो, या यहां से मेजर करें तो कितना रेजिस्टेंस आए, वही होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जिस टर्मिनल से आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है या जिस टर्मिनल के क्रॉस निकालना है, हमेशा उसके अपोजिट, इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है, इधर ये, यहां से शुरुआत करनी है और सबसे लास्ट में यहां पर पहुंचना है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां से आप करंट फ्लो कराएंगे। तो करंट फ्लो कराने का तरीका, ए बी टर्मिनल है तो चाहे आप यहां से फ्लो करा दीजिए ए टर्मिनल से, चाहे आप बी टर्मिनल से फ्लो करा दीजिए, आपकी मर्जी। और इसको आप ट्राई कीजिएगा, कभी भी जो है उससे घबराना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा क्वेश्चन, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और जो गलती करनी है आपको यहीं पर कर लीजिए, तो फिर एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। यहां पर जैसे ही हमने करंट भेजा, करंट इस जंक्शन पर पहुंची, यहां और यहां से क्या हो गई, डिवाइड हो गई। जैसे ही डिवाइड हुई, इसका मतलब कि ये दो ब्रांच किस में है, पैरेलल में। लेकिन इस ब्रांच के आगे भी कई सारी ब्रांचेज हैं, तो भी हम यहां पर शुरुआत नहीं करेंगे। बस हम ये जान गए कि ये दोनों ब्रांच किस में है, पैरेलल में। जैसे ही ये वाली करंट यहां पर पहुंची, उसको फिर से मिला ये और ये। जहां पर भी करंट डिवाइड हुई, समझ जाना है कि ये दोनों ब्रांचेज किस में है, पैरेलल में। इसका मतलब कि ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में। अब यहां की जो करंट आई वो सेम करंट यहां पर आएगी और ऐसे आ जाएगी। आएगी नहीं आएगी, आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये किस में है, सीरीज में। अब हमें ये पता चल गया कि इसके आगे कुछ नहीं है, तो हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं। ये पता चल गया कि ये और ये सीरीज में है, और सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना होता है, R1 प्लस R2। तो 3 और 3 सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 6। तो हम नया सर्किट क्या ड्रा करेंगे, ये है 1 ओम, ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, ये है 2 ओम, ये है 6 ओम, ये है ए बी टर्मिनल। ठीक, कुछ हमने इस तरीके से ड्रा कर लिया। अब जैसे ही हमने ये किया, ध्यान से देखिए, फिर से वही चीज, या वापस से उसी सर्किट में जाइए कि ये जो ब्रांच थी 6 की, वो इस 2 के साथ किसमें थी, पैरेलल में। यहां पर भी आपको दिख रही है कि जैसे ही करंट यहां पर पहुंचेगी, इस 2 ब्रांच में क्या होगी, डिवाइड होगी। इसके आगे कोई ब्रांच नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों किसमें हैं, पैरेलल में।
और पैरेलल में रेजिस्टेंस कितना होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो कितना हो गया r इज इक्वल टू 3/2 ओम। तो इन दोनों को हटा करके क्या लगा दीजिए वहां पर 3/2 ओम का रेजिस्टेंस। तो फिर से सर्किट ड्रा कर रहा है। चार ओम यहां तक, इन दोनों को हटा करके हमने क्या लगाया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3/2 ओम। जैसे ही 3/2 ओम लगाया तो ये 4 ओम के साथ किस में आ गया, एक ही करंट दोनों में फ्लो होगी, ये क्या आ गया सीरीज में। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 + 3/2। सीरीज में क्या होते हैं दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। तो कितना आ जाएगा 11/2। तो इन दोनों को हटाकर क्या लगा दीजिए 11/2। तो सर्किट कैसा बनेगा 1 2 11/2। फिर करंट भेजिए, यहां पर डिवाइड हुआ तो ये दोनों ब्रांच किस में है पैरेलल में। पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन R1 R2 डिवाइडेड बाय दोनों का सम। तो कितना हो गया 11 22, सॉरी कितना हो गया 22 डिवाइडेड बाई 15। तो इन दोनों को हटा करके 22 डिवाइडेड बाई 15 कर लीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 ओम 22 डिवाइडेड बाई 15 ओम। और ये जब आप यहां से देखेंगे तो एक ही करंट फ्लो होगी। जब एक ही करंट फ्लो होगी तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट क्या आया RAB इज इक्वल टू 1 + 22/15। ये कितना आ गया ये आपका आंसर। बात समझ में आ गई। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी आपको शुरू करना है, जिस टर्मिनल के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आप शुरुआत करंट भेजने की वहां से करेंगे, लेकिन सॉल्व करना हमेशा कहां से शुरू करेंगे, उसके जस्ट 180 डिग्री अपोजिट पॉइंट से, जहां पर आपको यह पता चले कि इसके आगे अब सीरीज पैरेलल देखने को कुछ नहीं बचा, वहीं से आप शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जिस टर्मिनल से के क्रॉस निकालना है वहां से करंट भेजेंगे। जैसे ही आपने करंट भेजा, फिर देखिए कि वो जिस भी जंक्शन पर जाएगी वहां पर डिवाइड होगी। जैसे ही डिवाइड होगी इसका मतलब कि उस जंक्शन से जो भी ब्रांचेज अटैच होंगी वो क्या होंगी पैरेलल में। तो यहां से हमने करंट भेजा था तो ये 4 और 2 पर डिवाइड हुई, इसका मतलब कि ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है। हम यहां से सॉल्व करना नहीं शुरू करेंगे, क्यों, क्योंकि 4 के आगे भी अभी करंट डिवाइड हो रही है, इस वजह से 4 के आगे पहुंचते हैं। यहां पर पहुंचे, जब यहां पर पहुंचे तो क्या हो रहा है, यहां भी डिवाइड हो गई। इससे ये पता चला कि ये और ये ब्रांच क्या है पैरेलल में। लेकिन जब आगे देखें तो यहां पर क्या हुआ, करंट डिवाइड नहीं हो रही है, यहां पर दोनों ब्रांच दोनों रेजिस्टेंस में क्या है सेम करंट है। इसका मतलब कि पहले ये और ये सीरीज में है, जो आएगा वो इस नोड या इस ब्रांच के साथ क्या है पैरेलल में। तो पहले हमने 3 और 3 का सीरीज रेजिस्टेंस क्या निकाला 6 को 2 से क्या किया पैरेलल में लिया, तो पैरेलल रेजिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया। जो आया वो इस 4 के साथ क्या होगा सीरीज में, फिर जो आएगा वो इस 2 के साथ क्या आएगा पैरेलल में, फिर जो आया वो इस 1 के साथ क्या होगा सीरीज में। बस यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। नेक्स्ट लेक्चर में
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर और एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 2, 4, 10, 15, 20 जितने भी एग्जाम्पल, जब तक आप लोग ये ना बोल दें कि हाँ बस बहुत हो गया और अब हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जाम में, या हम देखते ही सीरीज पैरेलल पहचान ले रहे हैं, तो फिर जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।